नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम। मैं हूं रतन लाल। मेरे पहले प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। और ये बगैर ब्रेक का है, इसमें कोई कमर्शियल ऐड नहीं है और आधे घंटे तक आप मेरे साथ होंगे। संसाधन के नाम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और सपोर्टिंग स्टाफ के नाम पर जो हाउस स्टूडियो है, वहाँ से मेरी वाइफ शालिनी, बेटा ईशान और बेटी आद्या है। तो इन संसाधनों के साथ मैं आपके बीच लाइव हूँ। यकीन मानिए, आज मैंने दिन में तकरीबन 6.5 घंटे पहले सोचा कि परसों अम्बेडकर जयंती है और उसके पहले आपसे कुछ बातें साझा करूँ। तो पूरा जो मैं आधे घंटे बोलूँगा उसके लिए मुझे तकरीबन 6.5 घंटे लगे हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, उसके बाद स्क्रिप्ट तैयार करना कि जिससे कि आपके बीच मैं साधारण शब्दों में अपनी बात रख सकूं। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे ये प्रोग्राम, ये जो लेक्चर है मेरा आधे घंटे का अच्छा लगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर इसको करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच बात पहुंच सके। बहरहाल कल फुले साहब की जयंती थी और आने वाले कल मंडल साहब की पुण्यतिथि है। इन दोनों महानायकों को श्रद्धांजलि है और नमन है। परसों अंबेडकर साहब की जयंती होगी और ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 तारीख को राहुल सांकृत्यायन साहब की भी जयंती होती है। तो परसों अंबेडकर साहब की जयंती होगी, इसलिए आप सबको एडवांस में पहले से बधाई दे रहा हूँ। और इस समय देश में और पूरे दुनिया में इनफैक्ट कोरोना का कहर है। आज दिल्ली में भूकंप भी आया है। तो इस कोरोना के कहर में कम से कम आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करें। बाबा साहब को जपने से ज्यादा उनको पढ़े जाने की जरूरत है। तो इस संकट के समय को मैं कहता हूं, इतिहास के छात्र होने के नाते, कि संकट का समय हर समय अपने आप को री एनर्जाइज करने का समय होता है। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं हो तो आप मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली फिट हो और जो भी संसाधन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अपने आप को सक्षम करें। इसलिए आप सबसे अपील है, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही थोड़ा एक्सरसाइज करें, पढ़ाई लिखाई करें, बच्चों के साथ रहें, टेलीविजन न्यूज चैनल देखें, सिनेमा देखें इत्यादि। तो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूं। एज ए एकेडमिशियन और एक्टिविस्ट आपके साथ कुछ बातें जो मैं पढ़ता लिखता हूं वो टाइम टू टाइम उसको साझा करता रहता हूं। तो आज चलिए अब काम की बात करते हैं। ये मैंने एक लेख भी तैयार कर लिया है इस कार्य को लेकर और इसी में मैं बात करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक भाषण है। 25 अप्रैल 1948 का ये भाषण है और लखनऊ में दिया गया भाषण है। ये भाषण जनता पत्रिका में 1 मई को प्रकाशित हुई थी। उसका टाइटल था ऑर्गेनाइज अंडर वन लीडर, वन पार्टी एंड वन प्रोग्राम। इसी भाषण पे मैं अपनी चर्चा को केंद्रित रखूंगा। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो आगरा वाला जो भाषण है वो काफी चर्चित रहा है और काफी लोग उसको कोट करते हैं। लेकिन लखनऊ में ये दिया गया भाषण उतना ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आगरे वाले भाषण से कुछ मामलों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस भाषण को पढ़ा जाना चाहिए, बार बार इसको समझा जाना चाहिए और इसको सुना जाना चाहिए। इसी में अपनी बात में केंद्रित रखूंगा। कहानी लबोलुआब कुछ ये है कि 24-25 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपनी 5वीं बैठक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित की थी। अगर इतिहास थोड़ा सा याद होगा तो इसी सम्मेलन से ठीक 1 वर्ष पूर्व फेडरेशन ने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपने मानवीय समानता, ह्यूमन इक्वलिटी और अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें तकरीबन 2000 जो दलित महिलाएं और पुरुष थे उसमें शामिल हुए थे। सरकार ने उनको अरेस्ट किया था, उनको जेल में डाला था। इसलिए ये आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लखनऊ के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जानना चाहिए था कि 2000 महिलाएं और पुरुष उसमें जेल में रखे गए थे। उनकी ये बड़ी कुर्बानी थी। 1948 तक डॉक्टर अंबेडकर
अछूतों के एक वॉरियर की तरह, एक सेनापति की तरह, एक नायक की तरह स्टैब्लिश हो चुके थे। इसलिए लखनऊ में उनको सुनने के लिए, इससे पहले भी 12 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ जा चुके थे, लेकिन उस समय तक स्टैब्लिश हो चुके थे और इसलिए उनको सुनने के लिए लोग वहां पे व्याकुल थे और लाखों की संख्या में वहां पे 1 लाख से ज्यादा आंकड़े जो मैंने पढ़ा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग उनके भाषण को सुनने के लिए लखनऊ में आए थे। बहरहाल बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है तो है ही, लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारी हो, लीडर्स हो, अन्य संगठन के लीडर्स हो, कुछ लोगों का नाम यहाँ लेना ज्यादा प्रासंगिक होगा, लाजमी होगा और उन लोगों को प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि। उसमें से कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूं। गया प्रसाद, बाल गोविंद, कन्हैयालाल सोनकर, बुद्धदास चौधरी, पीएन राजभोज, श्री गोपी चंद विप्पल, श्री तिलक चंद कुरील, इन्हीं लोगों के संयुक्त प्रयास से ये आंदोलन सफल हुआ था। तो इसलिए इन लोगों को भी हमारी श्रद्धांजलि है और नमन है और इन लोगों का इतिहास जो है, मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी के इतिहासकारों को इनका इतिहास जरूर तलाशना चाहिए। बहरहाल यह सम्मेलन 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहला कि उस समय तक वहां के अनुसूचित जाति के लोग यह मान चुके थे कि वर्तमान जो वहां सरकार है, उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी और पंत वहां के मुख्यमंत्री थे, कि ये मान चुका था कि भाई ये सरकार में दलितों की जो हित हैं वो सुरक्षित नहीं है। दूसरा, जो पिछले जो अनुभव थे, आंदोलन के अनुभव थे, उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब अपने जो अनुसूचित जाति हैं, जो अस्पृश्य हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए अब वहां का शेड्यूल कास्ट का लोग कोई समझौता नहीं करेगा, वही चुक नहीं सकता, वो पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए इन 2 बात को लेकर यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। अंबेडकर साहब ने जो 25 अप्रैल को वहां पे भाषण दिया, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए थे उनको सुनने के लिए, अगर पूरे भाषण को, पूरे व्याख्यान को अगर आप एनालिसिस करें, अगर उनको समझने की कोशिश करें, तो वो 3 खंडों में वो भाषण को विभाजित किया जा सकता है। जो पहला जो सवाल बार बार अंबेडकर साहब पे सवाल उठते थे और इस सवाल का जवाब उन्होंने तलाशा है इस पूरे व्याख्यान में। पहला जो सवाल था जिसमें उन्होंने बोला वो था कि कैबिनेट मिशन के जाने के बाद, आपको याद होगा कि सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो कैबिनेट मिशन के जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर क्यों चुप रहे, एक लंबे समय तक उन्होंने आवाज क्यों नहीं बुलंद की, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। ये सवाल को उन्होंने एड्रेस किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था वो सवाल था कि आपने कांग्रेस सरकार को क्यों ज्वाइन किया, क्यों उसमें शामिल हुए। और तीसरा जो सवाल था वो भी बहुत ही अहम था, जो आज की राजनीति को समझने के लिए, इनफैक्ट ये जो तीनों सवाल हैं वो तीनों सवाल आज की राजनीति को समझने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मैं बार बार कई बार कहता हूं कि गले में माला और विचारों को पर ताला। बाबा साहब को जपिए नहीं, पढ़िए और समझिए। और उसको किसी भी विद्वान को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट सिनारियो में उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके देखें कि कहाँ क्या कॉन्टिन्यूटी है, क्या चेंजेस है, क्या हम वहीं तो नहीं रहे, क्या पीछे तो नहीं गए। ये एनालिसिस करने के लिए उनको विचारों को जानना जरूरी होता है। इसलिए इन तीनों सवाल को लेकर आज जो देश में राजनीति है, जो हालात हैं, जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जो पहला सवाल है कि भाई कैबिनेट मिशन के जाने के बाद आप क्यों चुप रहे लंबे समय तक, उसका जवाब इन्होंने इस तरीके से दिया है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है वो पूरे आंदोलन में, आपको याद होगा कि जब साइमन कमीशन आया था तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई थी, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, जिसकी वजह से जो पृथक निर्वाचन वाला जो मामला है वो टल गया था और हिंदू फोल्ड के अंदर ये आरक्षण देने की बात इस तरह की हुई थी। उसमें विस्तार से चर्चा बाद में। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी चाहती थी, राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
जो हमारी ये मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, उसको कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, एक तरह से अधर में डाल दिया। और ओवरऑल जो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की बात की, जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की, उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी को ही समझा जिसको कि पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यह पहला कारण था। दूसरा कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि उस समय जो पूरा जो डिप्रेस क्लास की राजनीति थी, जो वो 5 धड़ों में, 5 सेक्शन में बटी हुई थी, और इस तरीके से वो कमजोर था। सो ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो राजनीतिक अधिकार थे, जो शेड्यूल कास्ट के, जो अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अधिकार थे, उनकी रक्षा करना असंभव था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे सामने पूर्ण रूप से अंधेरा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि आखिर सत्ता हस्तांतरण हो गया है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं मानी गई है, शेड्यूल कास्ट के अधिकार क्या होंगे, नौकरियों में उनके अधिकार क्या होंगे, पॉलिटिकल जो विधायिका है उसमें उनके अधिकार क्या होंगे, इसको लेकर एकदम अंधेरा था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास क्या विकल्प हो, क्या रास्ता, रणनीति अपनाई जाए भविष्य के लिए, इसको लेकर वो चिंतन मनन में काफी लंबे समय तक चुप थे। यहां ये बात याद रखना जरूरी है कि पूना पैक्ट के बाद भी लगातार डॉक्टर अंबेडकर और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मामला उठाती रही, और जो कैबिनेट मिशन आई थी उस समय भी ये मसला लगातार उन्होंने उठाया है। तो ये उनकी पहला क्लैरिफिकेशन था। दूसरा जो सवाल उन पे बार बार आरोप लगते हैं, और आज भी कई लोग हमारे साथी कहते हैं कि भाई कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर लिया और ये क्यों किया, लगातार कई तरह के सवाल उठते हैं। और मुझे दिलचस्प ये लगा कि भाई उन सवाल, मेरे जहन में भी ये सवाल लगातार उठते रहे हैं कि भाई 25 वर्षों तक लगातार वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ते रहे। गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, उन्होंने पूरी किताब लिख दी, और लगातार उनकी लड़ाई, बिकॉज जो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स था उस समय वो सिर्फ कांग्रेस ही था, इसलिए लड़ाई लाजमी है कि उन्हीं के साथ होना था। 25 वर्षों तक लगातार लड़ाई होती रही। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार ज्वाइन किया। नोट कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस सरकार को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसका उन्होंने उत्तर दिया है इस पूरे भाषण में, और ये उत्तर जो है पहले सवाल से जुड़ा हुआ है कि भाई कैबिनेट मिशन जाने के बाद आप चुप क्यों रहे। तो एक तो था कि कैबिनेट मिशन द्वारा झटका लगना, जो इनकी बातें नहीं मानी गई थी, नहीं समझी गई थी। दूसरा था कि आपसी विखंडन, कि एक तरफ कांग्रेस में जगजीवन राम की पॉलिटिक्स थी और कई धड़े थे, कई 5 डॉक्टर अम्बेडकर 5 इस तरह कॉलोनिस्ट थे, ये 5 तरह बटे हुए थे। तो ये कहते हैं कि 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कि यह बिना शर्त था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार में शामिल होने के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी। दूसरा, वो ये समझते थे कि सरकार के बाहर रहने की अपेक्षा सरकार के अंदर रहकर ही अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि कांग्रेस के निमंत्रण पे सरकार में शामिल हुआ था। नोट कीजिएगा, कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं, कांग्रेस के निमंत्रण, इनविटेशन पे उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी भी समय छोड़कर जा सकता हूं। स्मरण रहे, सनद रहे कि हिंदू कोड बिल पे पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया था। कई 3 इंपॉर्टेंट कारण बताए थे और रेजिग्नेशन लेटर पढ़ा जाना चाहिए। सो उन्होंने इस पूरे भाषण में ये बात कहा, और ये मैं एनालिसिस अभी करूंगा, पूरे भाषण की बात रख दूं, कि हर समय लड़ते रहना, संघर्ष करना, कन्फ्रंटेशन मोड में जाना रणनीतिक रूप से ठीक नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम अन्य विकल्पों पे, है ना, जो और ऑल्टरनेटिव है उसको तलाश करने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह सत्य है, यह सच्चाई है कि मैं कांग्रेस का विरोधी और आलोचक रहा हूं, लेकिन साथ साथ, पॉइंट नोट करेंगे आप, कि साथ साथ मैं विरोध के लिए विरोध के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। इसलिए नहीं कि भाई हम कोई डिफरेंट पॉलिटिकल
पार्टी के हैं उसका विरोध ही करना है, इसलिए मैं विरोध नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह के लीडर्स में कहीं ना कहीं कॉपरेशन, सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वो पॉलिटिकल पूरे डिस्कोर्स में, व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी, अपने वर्गों की अधिकार सुनिश्चित कर सके। तो इसलिए वो लिखते हैं कि मैंने सहयोग और सुरक्षा समझौते का रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से हमने संविधान में सुरक्षा, SC ST OBC का जो आरक्षण आप देख रहे हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर उसमें शामिल नहीं होते तो जो आरक्षण मिला शायद वो संभव भी नहीं होता, वो भी नहीं मिल पाता। तो कहते हैं कि जिसकी वजह से हमने संविधान में सुरक्षा के कुछ उपाय प्राप्त किए, अन्यथा हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये बात नोट कीजिएगा कि अगर उस समय डॉक्टर अंबेडकर सरकार में शामिल नहीं होते तो जो आप रिजर्वेशन और पॉलिटिकल फ्रीडम, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और जो फ्रीडम की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं आ पाता। तो आज सोचिए कि आज जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी हालत क्या होती। इसलिए इस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बेहद ही जरूरी है। वो कहते हैं, बड़ा दिलचस्प है, कि यदि हमें सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ जरूर मिला। सब कुछ नहीं मिला, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जो एजेंडा लेकर जाते हैं 100% आप अचीव करते हैं। दुनिया के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक 100% अपने एजेंडा को लागू नहीं कर पाई है, अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पाई है। इतिहास के छात्र होने के नाते मैं आपसे ये जरूर साझा करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि हमें सब कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मिला। हमने नौकरियों में और विधायिका में आरक्षण प्राप्त किया और हमारी ज्यादातर मांगे मान ली गई, जैसे वोटिंग का अधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, ये तमाम मांगे मान ली गई। अभी हमें यदि हमें पृथक निर्वाचन नहीं मिला तो इसके लिए शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी और समुदाय को भी नहीं मिला। तो इसलिए यह समय नहीं है कि हम कांग्रेस से उलझें, बल्कि हमें समझौता और सहयोग से ज्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहिए, और यही रास्ता हमने अपनाया। जो दूसरा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। वो कहते हैं कि कानून तो सब कुछ ठीक है, और वो जब संविधान सौंप रहे थे उस समय भी बात कह रहे थे कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो वो कहते हैं कि कानून की तरफ से हमें कोई डर नहीं है, लेकिन यदि कानून को लागू करने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग, वो वैसे हों जो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति के हितों के विरुद्ध हों, तब हमारे लिए आशा की कोई किरण नहीं हो सकती है। इसलिए कि यदि जमींदार शोषण करे और उनके रिश्तेदार प्रशासन में थाना से लेके SP और DG तक रहें, उनके रिश्तेदार राजनीति और सरकार में रहें, तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े दलित लोग हैं, ओवरऑल इसको समझे जाने की जरूरत है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनका यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग यदि कुछ प्रशासन में होंगे, सिविल सर्विसेज में होंगे, तो अपने जो ऑप्रेस्ड भाई लोग हैं, जो दमित, शोषित, उत्पीड़ित लोग हैं, उनके हितों की रक्षा वो कर सकते हैं। इसलिए यह उत्पीड़न और भेदभाव से बचाव तभी संभव था जब सिविल सर्विसेज में अनुसूचित जाति के लोग हों, और यह काम सरकार के बाहर रहकर नहीं हो सकता था, यह सरकार के अंदर जाकर ही हो सकता। दिस इज व्हाट अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर एम्फसाइज्ड। हमको इस बात को इस समय समझना है। तो इसीलिए साथियों, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, यदि वो विशुद्धतावादी हैं तो संभव है, सॉरी, आप घर नहीं चला सकते हैं, घर में आपका विशुद्धतावाद नहीं चल सकता, आप बेग नहीं पकड़ सकते हैं, एक मेढक नहीं पकड़ सकते हैं। बड़े बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज, संस्कृति और राजनीति जटिल ताने बानों के साथ बना हुआ है। उसकी जटिलता को समझना, वो बात समझना, हर लोग आपकी बात
किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात तो सुन ही नहीं रहा है। मायावती अखिलेश जी हैं, उधर अखिलेश जी उनकी बात तो सुन ही नहीं रहा है। तो आप अगर विशुद्धतावादी बनेंगे तो ये कोई भी ये रप्चर नहीं होता है कल्चर का, सोसाइटी का रप्चर नहीं होता है, सडन ब्रेक नहीं होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भाषा का, बोलियों का, संस्कृतियों का, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसमें ह्यूमन एजेंसीज काम करती हैं। इसमें आपको बल लगाना पड़ेगा। तो ये बात समझने की जरूरत है, बारीकियों को, सोशल पॉलिटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके बारे में समझे जाने की जरूरत है। जो तीसरा जो उनका पूरा जो एजेंडा था पूरे भाषण का, वो था भविष्य को लेकर सुझाव कि भविष्य में दलित पिछड़ा राजनीति का क्या स्वरूप होगा। इस पे उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के प्रेजेंट सिनारियों को समझने के लिए भी, जो राजनीतिक दृश्य है भारत में अभी वर्तमान, उसको समझने के लिए भी इस बात को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लिथियन कमेटी के सदस्य के रूप में आज से 12 साल पहले मैं लखनऊ आया था, लेकिन उस समय से लेकर आज तक अनुसूचित जाति के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई है। इसलिए उन्होंने लखनऊ के लोगों को हार्दिक धन्यवाद दिया। जो उनकी कुर्बानियां थी, आंदोलन था, जो उनकी संघर्ष था, उनका आंदोलन था, उसके लेकर उन्होंने बधाई दी। वो कहते हैं इस भाषण में कि सामाजिक परिवर्तन की कुंजी राजनीतिक शक्ति है। सामाजिक परिवर्तन की कुंजी राजनीतिक शक्ति है। और तीसरी राजनीतिक मोर्चा शक्ति, पावर, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में संगठित हुए बगैर अनुसूचित जाति का मुक्ति संभव नहीं है। यदि हम तीसरी शक्ति के रूप में अगर संगठित हो जाएंगे तो जाहिर है किसी पार्टी को बहुमत नहीं होगा, और जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं होगा तो सरकार बनाने के लिए वो हमारे पास आएंगे, हमारे समर्थन लेने के लिए पास आएंगे। तो ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, बनेगी, जिसमें कि हम राजनीतिक दबाव बनाने में और बार्गेनिंग करने में सक्षम होंगे। इसलिए उन्होंने पार्टी फॉर्मेशन पे, संगठन पे काफी बल दिया। उस समय अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आप जानेंगे कि कांग्रेस ही एकमात्र जो है वो सर्वशक्तिमान आप कह सकते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी। फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा लेगेसी था। जवाहर जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, कांग्रेस ही कांग्रेस था। चाहे हिंदू सभा के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, सब कांग्रेस के अंदर ही थे। इसलिए कांग्रेस वाज द मोस्ट पावरफुल पार्टी। वो पार्टी और सरकार एक तरह सिनोनिमस मान लीजिए। तो इस पे राजनीति, लोकशाही और तानाशाही पे बल देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोकशाही में विपक्षी दलों का होना बेहद जरूरी है, अन्यथा सरकार तानाशाह हो जाया करती है। लोकशाही में जरूरी है कि विपक्षी दल हो, नहीं तो सरकार। वो कह रहे हैं जिस तरह का हाउस का माहौल था उस समय, और आज से भी कल्पना कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हाउस जल रहा है। पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो विकल्प बनाना चाहते हैं। कांग्रेस खुद विभाजित है, उसमें कई तरह के लोग थे, लेफ्ट भी थे, समाजवादी भी थे, आरएसएस के भी थे, हिंदू महासभा, तरह तरह के तमाम लोग थे। तो समाजवादी विचारधारा के लोग इनसे बाहर चले गए हैं। वो कितने बड़े विपक्ष बन सकते हैं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके सशक्त विपक्ष बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में दो ही पार्टियां होंगी, एक होगा कांग्रेस, एक होगा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसलिए देश के दलितों के सामने उस समय प्रश्न था कि कांग्रेस ज्वाइन करें या सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करें। इसलिए ऐसी स्थिति में सलाह देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक संतुलन बनी रहे और इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में उस समय पंत साहब की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, पंत, जीवी पंत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव पास ये हुआ है कि अनुसूचित जाति की संख्या 22% है, लेकिन पंत गवर्नमेंट ने ओनली 10% आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को दिया है। तो इस पर जो है इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया था। तो पंत, उन्होंने कहा कि पंत साहब ने पूरा कोटा नहीं दिया। इसका कारण यह है
इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड कि उसका कारण यह है कि यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली में उनका बहुमत है और वे आप पर निर्भर नहीं है। यदि यह अधिकार आपको तभी मिल सकता है जब आप पृथक संगठन बनाकर संगठित हो और वैसे संगठन के रूप में जो 22% अपने हक मांगने के लिए सक्षम हो, तभी वे आपको हक देंगे। मीन्स कि जब तक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक प्रेशर नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है। यहां अब एक और इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात है कि उस सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के नेता भी मौजूद थे। उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग नहीं थे, पिछड़े वर्ग के नेता भी मौजूद थे और उनके आग्रह पे डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग की राजनीति पर भी अपनी बात रखी। कॉमन इंटरेस्ट है, फिर भी वे संगठित नहीं हो रहे। इसका कारण है, पहला कारण कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहते, उससे नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ने से उनकी हैसियत जो है अनुसूचित जातियों की तरह निम्न हो जाएगी। ये एक कारण था जो कि यूनिटी बनाने में समस्या आ रही थी। इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण देते हुए फिर मैं बोल दूंगा कि प्योरिटी आप छोड़िए, कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनाइए। इस पे स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बीच कोई शादी ब्याह खाना पीना के लिए उत्सुक नहीं हूं कि हो नहीं हो, डजंट मैटर। लेकिन ये तो तथ्य है कि वे पिछड़े वर्ग के लोग अपनी पृथक सामाजिक पहचान रखते हैं, लेकिन इसका कोई कारण नहीं दिखता कि वे अपनी खराब स्थिति को खत्म करने के लिए क्यों नहीं मिलकर राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। वो कहते हैं कि भले अपने शादी ब्याह खाना पीना अपने जातियों के व्यवहार से कीजिए, लेकिन दोनों कॉमन विक्टिम है इस सिस्टम के, तो आपको एक मंच पर आके एक राजनीतिक विकल्प बनाना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा उस पूरे भाषण में कि बैकवर्ड क्यों पिछड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि इसका एक कारण एलुफनेस है, कि वो एक तरह का बिलगाव है, इसके कारण भी हानि हुई है। कि ऊंचे वर्गों से सत्ता छीनने के लिए उन्हें संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए और वयस्क और सार्वभौम मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की व्यवस्था ने राजनीतिक शक्ति को लोगों के बीच पहुंचाया है। वोट देने के अपने पावर को पहचानो कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलना है। तो ये बात कह रहे हैं कि मान लो पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला, लेकिन बैकवर्ड दलित ट्राइब ये सब मिल जाएं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए और पॉलिटिकल चैलेंज स्टैब्लिश करें, तो आज भी उनके हितों की रक्षा हो सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया उत्तर प्रदेश का। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ अनुसूचित जाति और 1 करोड़ पिछड़े जाति के लोग अगर अपने राजनीतिक शत्रुओं के खिलाफ आते हैं तो विधायिका में 50% सीट वो जीत सकते हैं। 50% सीट वो जीत सकते हैं और पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पे वो कब्जा कर सकते हैं। यदि पिछड़ा वर्ग ऊंची जातियों के खिलाफ अलग मोर्चा भी बना ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपना सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी भी बना लीजिए बैकवर्ड के लोग, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाली बात यह है कि कॉमन एनिमी को पहचानो और जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो तो एक कॉमन साझा मिनिमम प्रोग्राम के साथ एक मंच पर आओ। कि उन्होंने कहा कि दुखद है कि अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी शक्ति को लेकर सचेत नहीं हैं, जिसके कारण ऊंची जाति के लोगों का पूरे प्रशासन पे, मशीनरी पे, राजनीति पे एक तरह का कब्जा बना हुआ है। आज भी स्थिति क्या है साथियों, आप इसको अपने आसपास भी देख सकते हैं। कि एक उन्होंने डिफरेंस बताई कि उस समय शेड्यूल कास्ट की स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी बैकवर्ड क्लास की अपेक्षा, तो इसीलिए उन्होंने पूरे भाषण में कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी स्थिति इसलिए बेहतर किया है और कर पाए हैं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सचेत है और देश के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, वो विमर्श पैदा करने में, वो पॉलिटिकल भागीदारी को लेकर काफी सचेत है और भागीदारी करते हैं। लेकिन
ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये बात समझना कि पिछड़े वर्ग के लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, लास्ट पॉइंट आ रहा हूं और इसके बाद मैं बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग इस देश की बहुसंख्यक आबादी है। इसका कोई कारण नहीं है कि वे देश पर शासन नहीं कर सकते, सिर्फ संगठित होने की जरूरत है और जो वोट का अधिकार है, मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार है, वो शक्ति दी गई है, उसको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि उस समय कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए लोग मान के चल रहे थे कि भाई ये कांग्रेस जाएगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या पंत साहब हो, बड़े बड़े लीडर्स हो, यह मान लेना कि कोई सरकार चिरस्थायी है यह मिथ्या है। कोई सरकार चिरस्थायी हो सकती है यह मिथ्या है। लोकशाही में सरकार परमानेंट नहीं हुआ करती। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे उसी दिन आप सरकार पे कब्जा कर लेंगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आपको अपने आप को एक नेता, एक पार्टी और एक प्रोग्राम के अंतर्गत संगठित करने की जरूरत है। साथियों, सवाल है, इस देश में हजारों संगठन हैं, SC/ST कर्मचारी यूनियन है, बामसेफ है, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सैकड़ों संगठन है इस तरह के, लेकिन प्रोग्राम कहाँ है, वो एजेंडा कहाँ है? इसलिए ये हिस्टोरिक जंक्चर है। जिस तरीके से संविधान में जो मैंने बातें कही संविधान को लेकर और जो बाबा साहब ने कहा कि उनको समझौते करने पड़े कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित किया जाए, तो जो अकेले लड़कर डॉक्टर अंबेडकर ने आप सबको, हम सबको, इस देश की पूरी जमात को जो दिया, वो इतने सारे सैकड़ों MLAs, MPs, चीफ मिनिस्टर, बड़े नेता, हजारों संगठन, सैकड़ों IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, तमाम सब लोग रहते हुए ये सारा कुछ छिन रहा है। आपके संविधान के जो अधिकार है, आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इस बात पे मुझे लगता है कि आपको लगातार सवाल उठाने की जरूरत है। सारे संगठनों की सोशल ऑडिटिंग की जरूरत है। अगर ये संगठन, मैं एक छात्र हूं इतिहास का, मैं शिक्षक हूं, मैं किसी से चंदा नहीं लेता, किसी से वोट नहीं लिया, हमने मांगा नहीं। मेरा काम है पढ़ के जो मैं बात समझता हूं आपके बीच लेकर जाना। तो जो देने वाला समुदाय, हजारों संगठन, बाम से उनको कहीं एक मंच पे आए, पॉलिटिकल उनको एक मंच पे आए। अगर नहीं मंच पे आना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल फोर्सेस वो किसी का इंतजार नहीं करती। इतिहास में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपको आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। युवा पीढ़ी हर समय अपने हकों को लेकर ज्यादातर सचेत रही है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये चाहे नेता बोले या ना बोले, पिछले 5-6 साल में हमने 3 बड़े आंदोलन देखे हैं। रोहित बोमुला, 2 अप्रैल का भारत बंद और 5 मार्च का रोस्टर के मुद्दे पे भारत बंद, और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना काम करना, अपनी भूमिका निभाना बंद करती है, तो मुझे लगता है कि समाज ही एक विपक्ष की भूमिका निभाती है, जो कई वर्षों से दिख रहा है। इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है कि आप अपने अपने लीडर्स, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सवाल खड़े कीजिए कि क्यों है कि हकमारी हो रही है। तो ये मोटा मोटी बात थी। और एक बात चलते चलते और मैं कह दूं कि जिस समय लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया, उस समय नेक्स्ट डे वहां की मीडिया ने, जैसे आज गोदी मीडिया है, उस जमाने में भी गोदी मीडिया थी, उस मीडिया ने वहां पे गलत रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग को पढ़कर वो कई आक्षेप डॉक्टर अंबेडकर पे लगाए थे उन्होंने। उस रिपोर्टिंग को पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर ने फिर रिटर्न अपना रिप्लाई एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी कलीग को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, मैं देश के राजनीतिक हालात पे बात कर रहा था। तो ये गोदी मीडिया है, कमाल उस समय भी वही था। तो साथियों, मोटा मोटी बात ये है। और अगर वीडियो ठीक लगे और लगे कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं। और परसों बाबा साहब की जयंती है। कल मैं सोच रहा हूं, अगर मौका मिला मुझे, तो रात 9 बजे नहीं, 9 बजे रवि साहब का भी शो होता है, उस समय आप सब ज्यादातर लोग देखते हैं। अगर 10 बजे अगर सोचता हूं कि अगर कोई और आइडिया मेरे जहन में आया तो मैं 10 बजे फिर से लाइव हूँगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। शुक्रिया, जय हिंद।